हेलो गाइस व्हाट्स अप दिस इज हिमत मासन आई होप दैट यू आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। सो दोस्तों मैं बहुत दिन से तुम लोगों को बता रहा हूँ दैट एग्जाम्शंस के लिए एक रिवीजन वीडियो आने वाला है, रिवीजन वीडियो आने वाला है और एक छोटा सा सरप्राइज है। एंड यस, एज यू कैन सी हियर आई हैव कंपाइल्ड ऑल द एंट्रीज ऑफ एग्जाम्शंस अंडर जीएसटी इन वन पीडीएफ। मतलब मैंने सब कुछ कंपाइल कर दिया है जो पूछ सकता है। मतलब इसमें आपको टैक्सेबल एंट्रीज भी मिलेंगे, इसमें आपको एग्जेम्प्टेड एंट्रीज भी मिलेंगे। एंड आई मेड श्योर दैट दिस बिकम्स योर मटेरियल फॉर द रिवीजन पर्पस एंड प्रैक्टिस पर्पस। एकदम बेस्ट मटेरियल ये आपके प्रैक्टिस एंड रिवीजन पर्पस के लिए बन सकता है, राइट? तो ये आपको किधर मिलेगा? एज यू कैन सी हियर आई हैव रिटन सम, आई हैव गिवन द लिंक्स फॉर जनरल ग्रुप फॉर टेलीग्राम एंड स्पेसिफिकली फाइनल ग्रुप। फाइनल का ग्रुप जो है वो उसके बाजू में आपको दिख जाएगा और यूट्यूब चैनल सबका लिंक आपको मिल जाएगा। दिस इज एप्लीकेबल फॉर इंटर एज वेल एज फाइनल, किसी कोई भी देख सकता है बिकॉज एग्जामिनेशन सेम है सबके लिए, राइट? तो मैंने क्या किया, एज यू कैन सी हियर, देखो चैरिटेबल ट्रस्ट का अगर बात किया, दीज आर द पॉसिबल एंट्रीज विच कैन बी आस्क्ड। आई एम नॉट सेइंग कि यही आएगा, बट मैक्सिमम टाइम्स इससे ऊपर क्या ही पूछेंगे चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर और सब एंट्रीज में, राइट? चैरिटेबल ट्रस्ट का ये हो गया, रिलीजियस ट्रस्ट का ये हो गया। जो जो तुम लोग रेड कलर के एंट्रीज देख रहे हो वो रेड कलर के एंट्रीज आर टैक्सेबल एंट्रीज। सो मैंने क्यों रखा है? बिकॉज हम लोगों को एक, मतलब ह्यूमन बींग्स में एक अच्छा सुपर सुपर पावर देके रखा है, दैट इज फोटोग्राफिक मेमोरी। और अगर तुम लोगों को सेम चीज एग्जाम में दिखी और तुम लोगों को याद है हाँ ये अपने चार्ट में तो था, पर वो क्या था, टैक्सेबल था कि एग्जाम था? अगर अपने पास कलर कोडिंग अवेलेबल होगा तो हम लोगों को याद आएगा हाँ ये तो रेड कलर में था, विच मीन दिस इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। सो मैंने एक छोटा सा, ये मेरा एक थॉट प्रोसेस है, आई डोंट नो इट सबके लिए एप्लीकेबल होगा कि नहीं, बट अकॉर्डिंग टू मी एक एवरेज स्टूडेंट के लिए डेफिनेटली क्या हो सकता है, ये एप्लीकेबल हो सकता है। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट अ सब्सक्राइब बटन। एक बार तो लाइक कर सकते हो, काफी मेहनत लगा है ये पूरा 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 चार्ट करने के लिए। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो बाद में आप डेफिनेटली कमेंट भी कर सकते हो, पर उसके पहले आप अच्छे से वीडियो देख लो। स्टार्ट करते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट से, एकदम फटाफट फटाफट रिवाइज करते हैं। नंबर वन, ग्रांट ऑफ एडवर्टाइजिंग राइट्स टू अ पर्सन ऑन द प्रेमाइसिस ऑफ चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट। देखो ये चैरिटेबल एक्टिविटी है क्या? ये चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं है, इसके वजह से ये क्या होने वाला है? टैक्सेबल होने वाला है। एडवर्टीजमेंट राइट दिया है, थोड़ी चैरिटेबल एक्टिविटी, ठीक है। दूसरा, एक्टिविटीज ऑफ होल्डिंग फिटनेस कैंप्स और क्लासेस सच एज दोज इन एरोबिक्स, डांस, म्यूजिक एक्सेट्रा। मतलब अगर होल्डिंग फिटनेस कैंप्स और क्लासेस अगर होंगे एरोबिक्स, डांस एंड म्यूजिक के, देन इन दैट केस वो क्या होने वाले हैं? टैक्सेबल होने वाले हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू चैरिटेबल ट्रस्ट में कभी एग्जाम्पशन नहीं है, बाय चैरिटेबल ट्रस्ट में हमेशा एग्जाम्पशन है, तो ये भी क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। सर्विसेज ऑफ डिस्प्ले ऑफ नेम प्लेट, याद है क्या? नेम प्लेट, अगर मैंने नेम प्लेट, मैंने फॉर एग्जांपल डोनेशन दिया, डोनेशन किसको दिया? एक रिलीजियस ट्रस्ट को डोनेशन दिया या मे बी स्कूल को डोनेशन दिया, उन्होंने मेरा नाम लिख दिया, ठीक है, अमित महाजन ने इतना इतना डोनेशन दिया करके, तो वो जो रिलीजियस ट्रस्ट है या वो जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, ऐसा माना जाएगा क्या कि उन्होंने मेरा एडवर्टाइजमेंट किया? नहीं। तो इसके लिए क्या है, हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि उसका इंटेंशन क्या था। उसके बाद कुछ भी क्विड प्रो क्यों अवेलेबल था क्या, कि डोनेशन दूंगा अगर मेरा नाम लिखा तो, मेरा नाम लिखा तो ही डोनेशन दूंगा, ऐसा कुछ था क्या? ऐसा कुछ भी नहीं था। देन इन दैट केस दिस विल नॉट बी कंसीडर्ड एज सप्लाई। तो इसकी वजह से ये भी क्या होने, दिस विल नॉट बी कंसीडर्ड एज सप्लाई अगर ये होगा तो। बट अगर द इंटेंशन, एम जो हुआ है, वो एम क्या था? एम क्या था? एम डेट गिविंग पब्लिसिटी टू द डोनर। मैंने बोल के रखा था कि मेरा नाम लिखो तो ही मैं डोनेशन दूंगा, देन इन दैट केस दिस इज गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज सप्लाई, और वो क्या होने वाला है? टैक्सेबल होने वाला है। ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज इन एरियाज अदर देन आर्ट्स एंड कल्चर। आर्ट्स एंड कल्चर का जो ट्रेनिंग रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होते हैं दैट इज ऑल एग्जाम, बट आर्ट्स एंड कल्चर छोड़ के अगर मैंने कौन सा ट्रेनिंग और कोचिंग दिया था, इट इज गोइंग टू बी व्हाट? टैक्सेबल। एकदम परफेक्ट है। ओके, अभी सर्विसेज अदर देन स्पोर्ट्स और, सॉरी एक सेकंड ना, हाँ, सर्विसेज अदर देन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज प्रोवाइडेड बाय चैरिटेबल एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर 12 AA एंड 12 AB। सिंपल बात है, अरे भाई चैरिटेबल एंटिटी जब भी चैरिटेबल एक्टिविटीज देता है ना, वही सिर्फ क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है, अदरवाइज सब टैक्सेबल होने वाला है। एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, योगा एंड मेडिटेशन का हम देख के ही समझ में आता है, इट इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू आर्ट्स और कल्चर, ये तो एग्जाम था ना, अदर देन आर्ट्स एंड कल्चर वाज टैक्सेबल, बट आर्ट्स एंड कल्चर क्या होने वाला है? एग्जाम होने वाला है। सर्विसेज ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी प्रोवाइडेड बाय चैरिटेबल एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 AA एंड 12 AB, देखो ये भी क्या होने वाला है? एग्जाम्प्ट होने वाला है। ट्रेनिंग और कोचिंग रिलेटेड टू ऑल आर्ट फॉर्म्स, मतलब कल्चर हो, स्पोर्ट्स हो, सच एज डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, स्कल्पचर मेकिंग, इट इज गोइंग टू बी व्हाट?
exempt from tax. एक चीज याद रखना, इसमें और एक पॉइंट है, दैट इज, इसमें और एक पॉइंट ये है दैट अगर कौन सा शॉप रेंट पे दिया है, रिलीजियस ट्रस्ट है, उसने उनका शॉप रेंट पे दिया है, उसके बाहर होता है ना, मतलब फॉर एग्जांपल मंदिर है यानी रिलीजियस प्लेस, उसके बाहर जो शॉप्स होते हैं वो रेंट पे दिए, तो 10,000 के नीचे अगर पर मंथ का रेंट होगा, देन इन दैट केस एंटायर अमाउंट इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट, पर मंथ जो रेंट होगा वो, करेक्ट है। बट अगर 10,000 या 10,000 के ऊपर अगर पर मंथ रेंट चार्ज करते हैं, देन इन दैट केस उस पे जीएसटी लग जाता है, करेक्ट है। रिलीजियस ट्रस्ट का ही खुद का एक हॉस्टल नहीं, क्या अकोमोडेशन के लिए रेंट पे देते हैं रूम्स, देन इन दैट केस अगर लेस देन 1,000 पर डे अगर होगा, इट इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट, 1,000 और मोर होगा, इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। ये भी परफेक्ट हो गया। उसके बाद हॉल दिया, उनके पास एक रिलीजियस ट्रस्ट के पास एक हॉल है, और हॉल उन्होंने अगर रेंट पे दिया होगा, तो 10,000 रुपीज के नीचे पर डे का अगर रेंट चार्ज करते हैं, तो इट इज एग्जेम्प्ट, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। परफेक्ट, देखो आगे तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। ये है चैरिटेबल ट्रस्ट। ये तुम लोगों को एक्चुअली ऊपर गलत लिखा है, गलती से, जरा गलती से मिस्टेक हो गया, इधर आना चाहिए एग्रीकल्चर। देखो, फ्यूमिगेशन इन अ वेयर हाउस का जो फ्यूमिगेशन होता है, फ्यूमिगेशन मतलब क्या, धुआं वाला आता है ना, वो धुआं वाला मच्छर विच्छर के लिए, तो जो फ्यूमिगेशन इन अ वेयर हाउस होता है ना दोस्तों, इट इज ऑलवेज टैक्सेबल, बट फ्यूमिगेशन इन अ फार्म होगा, ये नीचे देखो 18th पॉइंट, फ्यूमिगेशन इन अ फार्म होगा तो इट इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट। याद रखना हमेशा, क्योंकि पॉइंट आ सकता है, राइट। लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज और वेयरहाउसिंग ऑफ ब्लैक टी ग्रीन टी कॉफी, तो ये एक्चुअली ये एक इसमें पॉइंट आया था, तो सीधा सीधा मैंने उठा के इधर बता दिया कि भाई देखो, टी जो होता है, ग्रीन टी या कॉफी, ये जो होता है हमेशा क्या होने वाला है, टैक्सेबल होने वाला है। मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस, इसका मैंने एक यूट्यूब पे शॉर्ट भी डाला है कि मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस मतलब क्या, कि पैडी जो होता है उसको थ्रैशिंग करके हम लोगों को राइस उसमें से निकालते हैं, एंड यू आर चेंजिंग द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। इंपॉर्टेंट, याद रखना। Processes carried for making the agricultural produce sellable in retail market. Retail market मतलब क्या, retail market मतलब customers. See, retail market is different and primary market is different. अगर ये primary market होगा, then this is not for the customers. Primary market अगर होगा तो it is going to be exempt, but अगर वही चीज retail market के लिए किया होगा, it is going to be what? Taxable. फॉर एग्जाम्पल पैकिंग का एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने छोटे छोटे पैक्स किए, छोटे छोटे पैक्स, दैट इज फॉर द कन्वीनियंस एंड द ब्यूटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, तो वो होता है रिटेल मार्केट के लिए। बट अगर मैंने बात किया कि बहुत बड़ा बॉक्स लिया और मेरा पैकिंग का बिजनेस है, मैंने बहुत बड़ा बॉक्स मैंने एग्रीकल्चरिस्ट को दिया बना के, और वो मैं पैकिंग का सर्विस देता हूं, बट ये जो बड़ा बॉक्स है दैट इज फॉर द प्रोटेक्शन एंड दैट इज फॉर द प्राइमरी मार्केट। जब भी मेरा पैकिंग प्राइमरी मार्केट के लिए होता है, इट इज ऑलवेज नॉट टैक्सेबल। बट अगर वही पैकिंग का सर्विस अगर मैंने रिटेल मार्केट के लिए किया होगा, छोटे छोटे बॉक्सेस बनाए, छोटे छोटे अगर मैंने थैलियां बनाई, देन इन दैट केस एवरीथिंग इज गोइंग टू बी व्हाट, टैक्सेबल। परफेक्ट। सर्विसेज बाय एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी, एपीएमसी, ये जो एपीएमसी ने सर्विस दिया है अदर देन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, मतलब क्या, सी यूजुअली क्या होता है, एपीएमसी मार्केट ने, मतलब एपीएमसी ने जो भी सर्विस दिया जाता है, 19th पॉइंट देखो, एपीएमसी जो भी सर्विस देते हैं इन रिलेशन टू एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, देन इन दैट केस इट इज गोइंग टू बी व्हाट, एग्जेम्प्ट। बट अगर एपीएमसी मार्केट के अंदर एक शॉप है और वो शॉप रेंट पे दिया है, तो इन दिस केस गवर्नमेंट सेज कि वो जो शॉप रेंट पे दिया है वो रिलेटेड टू एग्रीकल्चर है क्या, डायरेक्टली नहीं, तो इसकी वजह से जो भी मुझे पैसा मिल रहा है, इज दिस एग्रीकल्चरल इनकम, नो, एंड दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ने बोला है एपीएमसी अगर शॉप रेंट पे दे रहा है या एनीथिंग अदर देन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रहा है डायरेक्टली रिलेटेड टू, then in that case it is going to be taxable, तो एपीएमसी का याद रखना। Services in relation to dehusked or split pulses, it is taxable. Loading, unloading, packing, storage or warehousing of rice, you will see कि rice is not an agricultural produce, but उन्होंने specific exemption दिया है rice पे, एकदम बराबर। तो ये चीज तुम लोग क्या करोगे, याद रखोगे। सर्विसेज बाय एपीएमसी ऑलरेडी हो गया। सर्विसेज बाय नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट बाय वे ऑफ कोल्ड चेन नॉलेज डिसेमिनेशन, ठीक है, तुम लोगों को याद रखना है कि अगर नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट जो है उन्होंने जो सर्विस दिया वो क्या होने वाला है, एग्जाम्प्ट होने वाला है। Okay, next is educational institution. Number one, services provided by Indian Institute of Management, मतलब IIM ने सर्विस दिया, और अगर जो IIM का सर्विस लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स होगा, मतलब क्या 1 year और मोर का कोर्स होगा, तो इट इज गोइंग टू बी एग्जाम, बट अगर वो शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स होगा लेस देन 1 year का, इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। दिस इज योर पॉइंट नंबर 21। एजुकेशन एज पार्ट ऑफ अ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय फॉरेन लॉ, और फॉरेन लॉ का है ना, फॉरेन लॉ का है, देन इन दैट केस क्या होने वाला है, टैक्सेबल होने वाला है। वही अगर ये इंडियन लॉ का होता तो एग्जेम्प्ट हो जाता।
राइट। फीस चार्ज बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन रिलेशन टू कैंपस रिक्रूटमेंट। सी देखो, कैंपस रिक्रूटमेंट में कभी भी उनको बेनिफिट नहीं दिया है। कैंपस रिक्रूटमेंट का जो भी फीस चार्ज किए जाएंगे, सब कुछ टैक्स क्या होने वाला है, टैक्सेबल होने वाला है, बिकॉज ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का सर्विस नहीं है। ओके, एजुकेशनल सर्विस नहीं है बेसिकली। प्लेसमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सेम चीज कि ये भी क्या होने वाला है, टैक्सेबल होने वाला है। Personality development institutes that offer जनरल कोर्स ऑन इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो भी होगा, तो वो क्या होने वाला है, टैक्सेबल होने वाला है। आउटडोर केटरिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रनिंग अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज। आउटडोर केटरिंग सर्विस प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रनिंग अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज। इसका क्या किया जाएगा, वोकेशनल कोर्सेज है, अप्रूव्ड है, आउटडोर केटरिंग सर्विस प्रोवाइड किया। अगर ये स्कूल होता तो ये एग्जेम्प्ट हो जाता, बट ये स्कूल नहीं है, तो क्या होने वाला है, ये एक्सेप्ट। ओके, ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल। हायर सेकेंडरी स्कूल को ट्रेनिंग, मैंने ट्रेनिंग का सर्विस दिया, प्लीज बात को समझो। ये स्कूल ने ट्रेनिंग नहीं दिया, फॉर एग्जांपल ये किसी थर्ड पार्टी ने ट्रेनिंग दिया। किसको, स्टाफ को। अगर ये ट्रेनिंग स्कूल देता, अगर ये ट्रेनिंग स्कूल देता स्टाफ को, मतलब ये माना जाता एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। बट ये इधर टैक्सेबल है, इधर ये अजम्पशन है कि थर्ड पार्टी ने ट्रेनिंग दिया है स्टाफ को, इट इज ऑलवेज टैक्सेबल। बट अगर हायर सेकेंडरी स्कूल स्टाफ को ट्रेनिंग देता है, then in that case it is all going to be what, exempt from tax. Housekeeping services to कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। कोचिंग इंस्टीट्यूट तो सवाल ही नहीं है ना, याद है क्या तुम लोगों को, जो हाउस कीपिंग सर्विस है या सिक्योरिटी सर्विस है, अगर एक स्कूल को दिया तो ही वो क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट हो जाता है, नहीं तो सब क्या होने वाला है, टैक्सेबल होने वाला है। बराबर। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ, जो भी सर्विस दिया है, बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगेंस्ट इन द फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फी। मतलब अगर स्कूल ने, कॉलेज ने, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने कौन से भी एंट्रेंस फी भी कलेक्ट किया होगा ना दोस्तों, वो भी क्या होने वाला है, पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होने वाला है, बिकॉज वो एजुकेशनल सर्विस ही माना जाएगा। बराबर। उसके बाद सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, प्लीज समझना, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज very simple कि any educational institution provides any service to student faculty staff, it is going to be exempt। बट अगर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सर्विस दिया जा रहा है, अगर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सर्विस दिया जा रहा है, then in that case it is going to be exempt if this educational institution is a school। देखो, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन और एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट। क्या हो सकता है, चार केसेस इसमें आते हैं। सबसे पहला केस, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी एंड स्टाफ। अगर स्कूल को दिया है ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस, तो ही क्या होता है, वो एग्जेम्प्ट होता है। केटरिंग इंक्लूडिंग मिड डे मील स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी। मतलब ये केटरिंग भी बेसिकली मिड डे मील जो है, वो भी इसमें कवर हो जाएगा। और एक चीज है, दैट इज हाउस कीपिंग सर्विस एंड सिक्योरिटी सर्विस। ये भी अगर दो चीजें स्कूल को अगर दी गई, देन इन दैट केस इट इज गोइंग टू बी व्हाट, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अगर ये कॉलेज को दिया गया, इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। ओके, और एक चीज है, जो हाउस कीपिंग सर्विस है, अगर क्लीनिंग सर्विस फॉर एग्जांपल होगा, वो अगर स्कूल के एरिया के, मतलब स्कूल का जो एरिया है, स्कूल के एरिया के बाहर का एरिया साफ करने के लिए है, देन इन दैट केस उसके लिए एग्जाम्पशन नहीं है, वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। सिर्फ अंदर के स्कूल के ही प्रीमाइसेस का साफ सफाई जो है वो इंक्लूड होता है। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 30 भी कंप्लीट हुआ। रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, मतलब जो बोर्डिंग होता है ना, बोर्डिंग स्कूल, जो बोर्डिंग स्कूल है वो भी क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट हो जाता है, बिकॉज द मेन, अभी फॉर एग्जांपल एक स्कूल है, बोर्डिंग स्कूल, उसके अंदर अकोमोडेशन भी दिया जाता है, उसके अंदर एजुकेशन भी दिया जाता है। जो भी एजुकेशन दिया जाएगा वो क्या माना जाएगा, प्रिंसिपल सप्लाई माना जाएगा, और दोनों कॉम्पोजिट सप्लाई के हिसाब से जो भी एजुकेशन पे जीएसटी लगता है, वही जीएसटी बाकी सब पे भी लग जाएगा। एकदम बराबर, नो प्रॉब्लम। तो इसके वजह से रेजिडेंशियल ड्वेलिंग का दूसरा अलग से कुछ भी एग्जिस्टेंस दोस्त नहीं होगा। एकदम बराबर है। ओके, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 32 पे। एक ही मिनट है सिर्फ। हाँ, ठीक है। सप्लाई ऑफ फूड टू आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी जो है उन्होंने सप्लाई फूड दिया, वो भी क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट होता है। ये एक अलग अलग पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान देना। सर्विसेज बाय नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब इंक्लूडिंग एनी
एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एक स्पेसिफिक आया था एनबीई, मतलब नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने सर्विस दिया होगा, जो भी एंट्रेंस एग्जाम होगा उसका वो भी क्या हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा, ठीक है, मतलब जस्ट वन टाइम रीड है। हॉस्टल मेस का अगर बात किया, अगर सर्विसेज केटरिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगा खुद, देन इन दैट केस वो क्या होने वाला है, एग्जाम्प्ट होने वाला है। बट अगर केटरिंग सर्विस प्रोवाइडेड बाय थर्ड पर्सन इन हॉस्टल मेस होगा, तो दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, टैक्सेबल। सुपर। हेल्थ केयर सर्विस पे आते हैं। प्राणिक हीलिंग ट्रीटमेंट जो होता है, प्राणिक हीलिंग ट्रीटमेंट, दिस ट्रीटमेंट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन टर्म्स ऑफ व्हाटएवर, ठीक है, तो इसकी वजह से वो क्या होने वाला है, टैक्सेबल। सर्विसेज अदर देन हेल्थ केयर सर्विसेज सच एज रेंटिंग ऑफ शॉप्स, ऑडिटोरियम इन द प्रीमाइसेस ऑफ कोर्स, अभी अगर मैंने रेंट पे दिया है फॉर एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल, तो ऑफ कोर्स उस पे क्या होने वाला है, टैक्स लगने वाला है। सर्विसेज ऑफ फूड बाय अ हॉस्पिटल टू पेशेंट्स हु आर नॉट एडमिटेड, देखो जो एडमिटेड होते हैं पेशेंट्स उनको खाना दिया जाता है, तो जो एडमिटेड होते हैं उनको बोलते हैं इन पेशेंट्स, इन पेशेंट्स, करेक्ट। तो उनको खाना जो देते हैं ना, वो क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है, क्यों, बिकॉज जो भी खाना दिया है एडमिटेड स्टूडेंट्स को नहीं, एडमिटेड पेशेंट्स को, उनको इन पेशेंट्स बोलते हैं, और वो एक कॉम्पोजिट सप्लाई माना जाता है। और वो कॉम्पोजिट सप्लाई के वजह से जो भी हेल्थ केयर पे जीएसटी लगता है, वो भी वो फूड पे भी जीएसटी एप्लीकेबल हो जाता है। बट इन दैट केस हेल्थ केयर पे जीएसटी नहीं है, इसके लिए फूड पे भी जीएसटी नहीं है। पर इधर ऐसा नहीं है, इधर वो अगर पेशेंट एडमिटेड ही नहीं होगा, देन इन दैट केस वो कॉम्पोजिट सप्लाई नहीं माना जाएगा, तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी व्हाट, टैक्सेबल। इसका ही मैं किधर तो आगे होगा, चलो देख लेते हैं आगे, ठीक है, देख लेते हैं। बाद में आता है पैलिएटिव केयर फॉर टर्मिनली इल पेशेंट्स एट पेशेंट्स होम, मतलब पैलिएटिव केयर इज गिवन टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पेशेंट्स, इट इज व्हाट, देख के समझ में आ जाएगा, इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। प्लास्टिक सर्जरी टू रिस्टोर द एनाटॉमी ऑफ अ चाइल्ड अफेक्टेड ड्यू टू एन एक्सीडेंट, प्लीज समझो सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी होगा फॉर द ब्यूटिफिकेशन, इट इज ऑलवेज टैक्सेबल। बट अगर मेरा इतना बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है कि मुझे प्लास्टिक सर्जरी करना मैंडेटरी है, देन इट इज गोइंग टू बी व्हाट, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। Food supplied by hospital canteen to the inpatients, very important, as advised by the doctor, it is going to be exempt. Services provided by cord blood bank, ये जो है वो पहले exempt था, पर अभी वो क्या होने वाला है, taxable होने वाला है। ये क्या होने वाला है, taxable होने वाला है, एकदम बराबर। cord blood bank, rent on rooms provided to inpatients को rent of rooms भी composite supply माना जाएगा। और जो भी तुम्हारा क्या बोलते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट का जो सर्विस होगा वही इधर सर्विस माना जाएगा एज प्रिंसिपल सप्लाई, ठीक है। हॉस्पिटल रिटेंशन चार्जेस, सर हॉस्पिटल रिटेंशन चार्जेस क्या होता है, फॉर एग्जांपल इधर एक डॉक्टर है, इधर एक हॉस्पिटल है, और इधर एक पेशेंट है, ठीक है। अभी डॉक्टर ने हॉस्पिटल को कुछ सर्विस दी, दैट इज 8 lakhs, एंड हॉस्पिटल ने पेशेंट से चार्ज किया 10 लाख, बराबर है। तो ऑफ कोर्स पेशेंट कितना हॉस्पिटल को देगा, 10 लाख, एंड हॉस्पिटल डॉक्टर को देगा 8 लाख। द पॉइंट इज बीच में हॉस्पिटल ने जो 2 लाख रखा ना, उसको क्या बोला जाता है, रिटेंशन चार्जेस बोले जाते हैं। एंड लॉजिकल बात है भाई, हॉस्पिटल भी धंधा ही कर रहा है, हॉस्पिटल को भी नर्सेस को पैसा देना पड़ता है, लोगों को स्टाफ को सैलरी देनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करना पड़ता है, वो सब कुछ चीजें होती है। इसकी वजह से हॉस्पिटल क्या करता है, रिटेंशन करता है पैसे का थोड़ा, तो वो जो होता है वो रिटेंशन मनी पे भी जीएसटी नहीं लगाया जाता, लॉजिकली करेक्ट है। ओके, उसके बाद सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट का हम लोग बात करते हैं। देखो बाय गवर्नमेंट के केस में सर्विसेज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये अभी अभी ऐड हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का। बट अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर जो भी अगर कुछ भी अगर बेसिक पोस्ट के सर्विसेज होंगे, मतलब बेसिक मेल सर्विस, that is postal service, postcard, inland letter, book post, ordinary post, envelopes weighing less than 10 grams, 10 ग्राम के नीचे अगर कौन सा एनवलप होगा दोस्तों, तो वो क्या होने वाला है, एग्जाम्प्ट होने वाला है। ये बेसिक मेल सर्विस, क्या बेसिक डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के सर्विसेज जो होते हैं वो क्या होता है, एग्जाम्प्ट होता है। एंड जो बाकी के सर्विस होंगे वो क्या होने वाला है, टैक्सेबल होने वाला है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट वेयर द कंसिडरेशन इज अप टू 5,000, देखो वो किसी को भी सर्विस दिया हो गवर्नमेंट ने, अगर वो 5,000 के नीचे होगा ना दोस्तों, इट इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ठीक है। ओल्ड एज होम्स रन बाय
government where residents are aged 60 years or more and consideration is up to 25,000। मतलब अगर गवर्नमेंट का खुद का कुछ ओल्ड एज होम है, उन्होंने अपने सीनियर सिटीजन्स को रहने के लिए कुछ जगह दिया होगा, then that, और उसका कंसिडरेशन पर मंथ इज अप टू 25,000, ये पर मंथ है। So it is going to be what? Exempt from tax. Fines, liquidated damages collected for non-performance of contract। मतलब गवर्नमेंट के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, I did not perform the contract, राइट? तो मैंने गवर्नमेंट को क्या दिया? फाइन दिया, लिक्विडेटेड डैमेज दिया, इट इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। असाइनमेंट ऑफ राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू इंडिविजुअल फार्मर, एकदम सिंपल है भाई। जो भी इंडिविजुअल फार्मर को उन्होंने जो असाइनमेंट ऑफ राइट दिया था, असाइनमेंट ऑफ राइट, कि वो इंडिविजुअल फार्मर उसके उनके पास जो भी लाइफ स्टॉक होगा वो लेके जाके यूज कर सकता है बेसिकली। तो अगर वो इंडिविजुअल फार्मर को दिया होगा ना, तो इट इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। बट प्लीज ध्यान देना, अगर ये कंपनीज को दिया होगा तो इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। ये चीज याद रखना, मैंने इधर रेड नहीं किया, रह गया है, बट एक चीज याद रखना, असाइनमेंट ऑफ राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज के केस में वो अगर इंडिविजुअल फार्मर होगा तो ही एग्जेम्प्ट है, बाकी टैक्सेबल होने वाला है। जो टैक्सेबल चीजें है ना दोस्तों, वो अच्छे से समझ, ठीक है। सर्विसेज बाय अ स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर बाय वे ऑफ असाइनिंग द राइट टू कलेक्ट द रॉयल्टी। अभी इसके लिए ना बहुत अच्छा कुछ एक्सप्लेनेशन है, वो एक्सप्लेनेशन तुम लोगों को मेरे कौन से भी मैराथन में मिल जाएगा। जो लेटेस्ट मैराथन है उसमें ईआरसीसी का तुम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेना, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या पॉइंट है ईआरसीसी का, ठीक है, अच्छे से देख। सप्लाई बाय गवर्नमेंट एंटिटी टू गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स, गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट को ग्रांट दिया, इट इज गोइंग टू बी व्हाट? एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। फेयर प्राइस शॉप्स बाय वे ऑफ सेल ऑफ फूड ग्रेन्स, केरोसिन, शुगर, एडिबल ऑयल एक्सेट्रा। अभी ये जो होता है ना फेयर प्राइस शॉप्स, ये एक्चुअली ये टू गवर्नमेंट का बात चालू होता है इधर, ये सर्विसेज गिवन टू गवर्नमेंट। ये ऊपर का जो था वो बाय गवर्नमेंट था और नीचे का जो है वो टू गवर्नमेंट है, ठीक है। मैंने फेयर प्राइस शॉप का सर्विस दिया, इट इज गोइंग टू बी व्हाट? एब्सोल्युटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। फेयर प्राइस शॉप्स मतलब क्या? मेरा अगर कौन सा दुकान है और गवर्नमेंट हैज आस्क्ड मी टू सेल द प्रोडक्ट एट चीपर रेट, तो मैं क्या करता हूँ गवर्नमेंट से, मतलब गवर्नमेंट एक 10 रुपए की चीज अगर मैंने 7 रुपए में बेचा तो 3 रुपए का मेरा जो लॉस हुआ मैं क्या करूंगा? गवर्नमेंट से रिकवर करूंगा, करेक्ट? तो मैं सर्विस दे रहा हूँ ना गवर्नमेंट को, इट इज नॉट गोइंग टू बी टैक्सेबल। राशन का दुकान बेसिकली। सर्विसेज प्रोवाइडेड अंडर एनी इंश्योरेंस स्कीम फॉर विच टोटल प्रीमियम इज पेड बाय द गवर्नमेंट, मतलब मैंने कौन सा सर्विस दिया है गवर्नमेंट को इंश्योरेंस का, और वो इंश्योरेंस के प्रीमियम का जो भी पेमेंट है वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट ने पे किया है, राइट? ओके। बाद में सर्विसेज प्रोवाइडेड अंडर एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम, मतलब मैंने गवर्नमेंट को कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिया था, सर्विस दिया था, और उनको एम्प्लॉयज को सर्विस दिया था, जिसमें 75% और मोर ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज बोन बाय द गवर्नमेंट, देन इन दैट केस याद रखना 75% तो ही वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर ये 74 भी होता ना, अगर ये 74 भी होता ना दोस्तों, वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाता, ठीक। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंटल अथॉरिटी बाय वे ऑफ वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, कंजर्वेंसी, व्हाटएवर, तो ये देख के समझ में आ जाएगा, इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। उसके बाद कॉम्पोजिट सप्लाईज विच इन्वॉल्व्स सप्लाईज ऑन एनी गुड्स, वैल्यू ऑफ गुड्स इज अप टू 25% ऑफ द टोटल सप्लाई। अगर मैंने कौन सा भी सप्लाई दिया एक म्यूनिसिपैलिटी को, देन इन दैट केस मैंने जो सर्विस दिया है, मैंने जो सप्लाई दिया है, उसमें मैक्सिमम 25% क्या होना चाहिए? गुड्स होने चाहिए, और बाकी के क्या होने चाहिए? सर्विस होने चाहिए। बिकॉज यूजुअली जो एग्जामेशन देते हैं वो सर्विस को देते हैं, बट गुड्स भी उन्होंने बोला थोड़ा गुड्स चल जाएगा, दैट इज टू द एक्सटेंट ऑफ 25%। उसके बाद कंस्ट्रक्शन सर्विस पे ध्यान देना। कंस्ट्रक्शन सर्विस पे मैंने कुछ सर्विस प्रोवाइड किया एंड विच इज अ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और मैंने कुछ कंस्ट्रक्शन किया। अभी मैंने अगर कुछ कंस्ट्रक्शन किया है अंडर टू स्कीम्स, मतलब हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन एंड प्रधानमंत्री आवास योजना, अगर मैंने कौन सा भी ये स्कीम के अंदर मैंने प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट का सर्विस दिया है, देन इन दैट केस इट इज गोइंग टू बी व्हाट? एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ओके। उसके बाद कभी-कभी होता क्या है कि तुम लोगों को मैंने बताया था कि जो ट्यूबवेल होते हैं, वो ट्यूबवेल जो होते हैं, वो ज़मीन के अंदर से कुछ पानी निकलता है बाहर। ज़मीन के अंदर से कुछ पानी निकलता है बाहर। तो इधर जो इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स हैं, अभी ट्यूबवेल तो इधर है, इलेक्ट्रिसिटी के पोल तो दूर से जा रहा है, इधर इलेक्ट्रिसिटी का पोल ही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी लगता है ना
ट्यूबवेल से पानी निकलने के लिए। तो इसके वजह से मैंने कुछ स्पेसिफिकली गवर्नमेंट को बोला कि प्लीज इधर भी इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स लगाना और ये इलेक्ट्रिसिटी मेरे ट्यूबवेल तक पहुंचाना। तो ये जो मैं एक्स्ट्रा कस्टमाइज करके लिया ना, जिसके लिए गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी विल चार्ज मनी फ्रॉम मी फॉर द ट्यूबवेल स्पेसिफिकली, then in that case it is going to be exempt from tax. Correct है? Pure labor contract pertaining to a single residential unit, very important, it is going to be exempt from tax. वो क्या होना चाहिए? सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट होना चाहिए। और वो क्या होना चाहिए? प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक है। इसमें एक पॉइंट है कि सर प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट, इसमें रिपेयर होगा तो मैंने रिपेयर का सर्विस दिया टू अ सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट। प्लीज समझना, रिपेयर कभी भी इसमें इंक्लूड नहीं होता है, इसमें हमेशा कंस्ट्रक्शन इंक्लूड होता है। सो रिपेयर के केस में क्या ना कि मैंने सर्विस दिया, वो प्योर लेबर सर्विस था। यस, वो सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट का था, पर वो क्या था? रिपेयर्स था ना, इसकी वजह से इसमें एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। बाद में ट्रांसपोर्ट, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस के केस में एसी स्टेज कैरेज, अगर एसी दिखा खेल खत्म, एसी दिखा खेल खत्म। अगर मैंने बात किया बाय एयर एमएमएम टैप्स एनबीए, ये क्या है? एम मतलब क्या? मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, बागडोगरा एंड आसाम। इधर से अगर मेरे फ्लाइट्स उड़े होंगे या उतरे होंगे, फ्लाइट्स एम्बार्क हुए होंगे या डिसएम्बार्क हुए होंगे, एनी वन इज फाइन। दोनों दोनों नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। मतलब मुंबई से मिजोरम जा रहा है तो भी चलेगा, तो उस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा एयरफेयर टिकट पे। पर एयरफेयर टिकट पे याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी क्लास के लिए एप्लीकेबल होता है, बाकी क्लास के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स बाय नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज अदर देन रेडियो टैक्सी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, ठीक है, नॉन एसी है, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। भाई रेलवेज, अगर वो एसी कोच है या फिर फर्स्ट क्लास है तो वो टैक्सेबल हो जाता, पर नॉर्मल रेलवेज क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बाय मेट्रो, मोनोरेल और ट्रैमवे, मेट्रो, मोनोरेल और ट्रैमवे ऑलवेज एग्जेम्प्ट, नॉट रिक्वायर्ड टू सी वेदर इट इज विद एसी और विदाउट एसी। उसके बाद बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन अ वेसल बिटवीन प्लेसेस लोकेटेड इन इंडिया इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या लिखा है? बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन अ वेसल, मतलब क्या? अदर देन प्रीडोमिनेंटली फॉर टूरिज्म पर्पस बिटवीन द प्लेसेस लोकेटेड इन इंडिया बाय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मतलब क्या उनको बोलना है कि वेसल के अंदर जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जो लेके जाते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, तो वो एग्जेम्प्ट होता है क्या? हाँ, ये एग्जेम्प्ट होता है। बट वो कौन चला रहा है? ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहा है। तो प्लीज बात को समझो, इवन दो इट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसका पर्पस देखा जाएगा। उन्होंने कभी भी नहीं बोला है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिर्फ गवर्नमेंट का होना चाहिए, नॉट नेसेसरी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो सकता है, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर वेसल यूज करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सर्विस दे रहा है, इट इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स एंड नॉट टैक्सेबल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। By metered cabs or auto rickshaws, it is not taxable. It is what? It is going to be exempt from tax. एब्सोल्युटली राइट। उसके बाद आता है जीटीए का सर्विस बाय अंगदिया मतलब क्या कि बेसिकली जो पुराने जमाने में अगर वन स्टेट टू अनदर स्टेट कैश का ट्रांसपोर्ट करना है तो अंगदिया का यूज किया जाता है, तो इट इज व्हाट? टैक्सेबल। तो दे हैव मेड इट टैक्सेबल। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम वन प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू द कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया। तो ये चीज ध्यान देना, ये थोड़ा सा अलग पॉइंट है, ये थोड़ा मार्क करके रखना अपने इसमें कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू द कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया, तो वो क्या होने वाला है? एग्जेम्प्ट होने वाला है, बाहर से इंडिया में। सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो बेसिकली, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एंड ऑल द अदर एंटिटीज, किसी ने भी अगर सैटेलाइट लॉन्च सर्विस प्रोवाइड किया ना, वो क्या होने वाला है? एग्जेम्प्ट होने वाला है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फॉलोइंग गुड्स बाय रेल, वेसल और बाय जीटीए, किसी ने भी सर्विस दिया होगा ना दोस्त, वो क्या होने वाला है? एब्सोल्युटली एंड एब्सोल्युटली एग्जेम्प्ट होने वाला है। ओके, ये नीचे पॉइंट्स दिए कि रिलीफ मटेरियल है, डिफेंस मिलिट्री इक्विपमेंट्स है, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स है, रेलवे इक्विपमेंट्स और मटेरियल्स है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन है, ऑर्गेनिक मैन्योर मतलब जो खाद होता है, खाद, करेक्ट, दैट इज ऑर्गेनिक मैन्योर, उसका भी अगर ट्रांसपोर्टेशन किया दोस्तों तो इट इज गोइंग टू बी व्हाट? एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। करेक्ट है।
उसके बाद पॉइंट आता है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीटीए टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, इट इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट। सी याद करो ना, जीटीए का जो चार्ज अंडर जीएसटी में देखा था, जीटीए ने सर्विस दिया एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को, मतलब स्पेसिफाइड एंड नॉन स्पेसिफाइड का बात किया था हम लोग ने, तो नॉन स्पेसिफाइड पर्सन को, तो इट वाज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। बट अगर जीटीए ने सर्विस दिया एक स्पेसिफाइड पर्सन को, देन इन दैट केस उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक होता है एफसीएम और दूसरा होता है आरसीएम। बराबर, आरसीएम होगा तो 5% विदाउट आईटीसी, एंड एफसीएम होगा तो दो ऑप्शंस है, 12% एंड 5%। 12% में आईटीसी मिल जाएगा एंड 5% में आईटीसी नहीं मिलेगा, और आरसीएम ऑप्ट किया तो भी आईटीसी नहीं मिलेगा। तो पूरा मैं तुम लोगों को बताया। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में सर्विसेज टू आरबीआई जब भी होता है ना, इट इज ऑलवेज टैक्सेबल, करेक्ट। बट बाय आरबीआई होगा तो इट इज एग्जेम्प्ट। टू आरबीआई टैक्सेबल, बाय आरबीआई एग्जेम्प्ट, ठीक है। इंटरेस्ट चार्ज ऑन आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड बैलेंसेस, इट इज व्हाट टैक्सेबल, ठीक है। उसके बाद सर्विस ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स, लोन्स और एडवांसेस इन सो फार एज द कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट। ये थोड़ा सा आई गेस कट कट कर देंगे। एक्सटेंडिंग डिपॉजिट ना, मतलब बेसिकली क्या है, इंटरेस्ट ऑन दाल। इंटरेस्ट ऑन दाल, डी मतलब क्या, डिपॉजिट, ए मतलब एडवांस, एल मतलब लोन, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है सिर्फ वही एग्जेम्प्ट है, बाकी सब इंटरेस्ट क्या होने वाला है, टैक्सेबल होने वाला है। Absolutely right. Point number 76 done. Services of sale or exchange of foreign currency amongst banks or authorized dealers in foreign exchange or amongst banks such authorized dealers. Please समझना, फॉरेन करेंसी अगर एक बैंक ने दूसरे बैंक के साथ ट्रांसफर किया होगा या कन्वर्ट करके लिया होगा, सिर्फ ये सर्विस एग्जेम्प्ट होती है। बट अगर कोई मतलब मुझे, मेरे पास डॉलर्स है, मैं एक ऑथराइज डीलर के पास गया और उनको बोला कि मुझे करेंसी एक्सचेंज करनी है, दे विल चार्ज मनी फ्रॉम मी एंड दे विल चार्ज जीएसटी फ्रॉम, करेक्ट है। मैं गवर्नमेंट बैंक के पास गया, दे विल चार्ज जीएसटी। एक बैंक ने दूसरे बैंक के साथ कुछ ट्रांजैक्शन किया होगा फॉरेन करेंसी का, दैट इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट। एकदम मस्त। सिर्फ दो ऑथराइज डीलर्स और दो बैंक्स के अंदर जो ट्रांजैक्शन होता है ना, सिर्फ और सिर्फ वो क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। अभी ऐसा हुआ कि एक बैंक ने आरबीआई के साथ ट्रांजैक्शन किया, आरबीआई के साथ ट्रांजैक्शन किया, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टैक्सेबल। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। यस, एक छोटा सा एक करेक्शन, ऊपर मैंने गलती से तुम लोगों को पॉइंट नंबर 75 में सर्विसेज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एग्जेम्प्ट लिखा है। इट इज व्हाट, इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल, इट इज गोइंग टू बी व्हाट, टैक्सेबल। ये मैंने गलती से तुम लोगों को एग्जेम्प्ट लिखवाया, बट नहीं, इट इज गोइंग टू बी व्हाट, टैक्सेबल। आरबीआई का जो सर्विस था वो पहले एग्जेम्प्ट था, बट अभी उन्होंने क्या कर दिया है, उसको टैक्सेबल कर दिया है, ठीक है। ओके, उसके बाद प्रोवाइडिंग अ लोन और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और क्रेडिट कार्ड, मतलब क्रेडिट लिमिट फैसिलिटी, सी कुछ भी हो, मतलब बाकी कौन सा भी सर्विस दिया हो बैंक ने, वो क्या होने वाला है, टैक्सेबल होने वाला है। मॉर्गेजेस और लोन विद कोलेटरल सिक्योरिटी, ये सब कुछ टैक्सेबल होने वाला है। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन दाल जो होता है वो क्या होता है, एग्जेम्प्ट हो जाता है। दाल मतलब डी फॉर डिपॉजिट, ए फॉर एडवांस, एल फॉर लोन। उसके बाद अगर मैंने कुछ क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया हो एक शॉपिंग मॉल में फॉर एग्जांपल, और वो क्रेडिट कार्ड का बिल, मतलब सॉरी, जो ट्रांजैक्शन हुआ, वो ट्रांजैक्शन का बिल अगर 3,000 रुपीज है, और वो क्रेडिट कार्ड यूज करने की वजह से उन्होंने 30 रुपया कुछ चार्ज लिया, तो क्वेश्चन इज कि 3,000 का तो भी बात ही नहीं करेंगे, वो तो नॉर्मल सेल ऑफ गुड्स है। बट ये जो 30 रुपीज है वो बैंक ने सर्विस चार्ज लिया है, तो ये 30 रुपीज का क्या किया जाएगा, उस पर जीएसटी लगेगा क्या, इट डिपेंड्स ऑन द मेन ट्रांजैक्शन वैल्यू। इफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू इज अप टू 2,000 रुपीज इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन, तो उसके रिलेटेड जो सर्विस चार्ज होगा, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, exempt from tax. But in this case, the transaction value is what, 3,000, which is more than 2,000. इसके वजह से इसके ऊपर का जो सर्विस चार्ज है वो भी क्या हो जाएगा दोस्तों, टैक्सेबल हो जाएगा। अगर यही ट्रांजैक्शन वैल्यू 1,000 होता और इस पे 10 रुपया सर्विस चार्ज लिया होता, तो इस पे जीएसटी नहीं लगता, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद अगर कौन से भी देखो, सर्विसेज बाय एन इंटरमीडिएरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज लोकेटेड इन मल्टी सर्विसेज एसईजेड विथ आईएफएससी। जो आईएफएससी कौन होता है, जो फिरंग लोगों को बैंकिंग सर्विसेज देते हैं। आईएफएससी जो भी सर्विस देता है वो क्या होता है, वो टोटली क्या होने वाला है, एग्जेम्प्ट होने वाला है। एंड जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो अदर देन इंडियन रुपी में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, वेरी सिंपल, सिर्फ एक चीज इसमें ध्यान देना कि सर्विसेज
ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइडेड अंडर द फॉलोइंग स्कीम्स, जनश्री बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना, ऐसे बहुत बड़ा एक उन्होंने एक लिस्ट दिया है। पर इसमें एक पॉइंट है जिसमें मैक्सिमम कवर जो होता है, अभी इसमें देखो मैं एक तुम लोगों को मेरा रैपिडर दिखाता हूँ, इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, जनरल इंश्योरेंस में नहीं, मुझे वो किधर दिखाना था मालूम है, एक ही पॉइंट है वो, हाँ, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस कॉर्पोरेशन के अंदर। एक्चुअली हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हाँ लाइफ इंश्योरेंस ही कर रहे हैं। देखो लाइफ इंश्योरेंस के अंदर नीचे एक लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट हैविंग अ कवर ऑफ मैक्सिमम 2 lakhs। ये चीज याद रखना, मैं तुम लोगों को जब भी पीडीएफ भेजूंगा, वो पीडीएफ में ये पॉइंट ऐड करके भेजूंगा। लाइफ ऑफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट, इसमें लिमिट है ना 2 lakhs का। कभी कभी एग्जाम में ये पॉइंट आ सकता है, इसकी वजह से प्लीज ये पॉइंट अच्छे से याद रखना। जब भी कवर 2 लाख का हो, इसके ऊपर का जो प्रीमियम हो वो भी क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि कवर 2 लाख के ऊपर गया तो उसके रिलेटेड प्रीमियम भी क्या होने वाला है, टैक्सेबल होने वाला है। बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस करस्पॉन्डेंट, प्लीज देखो, बिजनेस फैसिलिटेटर एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंट के केस में ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, बीसीबीएफ के केस में अगर वो रूरल एरिया का अकाउंट होगा तो ही क्या माना जाएगा, वो एग्जेम्प्ट माना जाएगा। ये तीनों कंडीशंस उसके ही बारे में बात करते हैं। रूरल एरिया का होना चाहिए, तो कुछ भी अगर बीसीबीएफ का बात हुआ, रूरल एरिया के रिलेटेड होगा, इट इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। लीगल सर्विस में पूरा का पूरा, ये मेरे जीएसटी के पॉकेट बुक से मैंने लिया है। देखो लीगल सर्विसेज, सबसे पहला, सीनियर एडवोकेट ने कुछ लीगल सर्विस दिया। किसको दिया, सीनियर एडवोकेट ने लीगल सर्विस गवर्नमेंट को दिया, इट इज एग्जेम्प्ट। अदर देन बिजनेस एंटिटी को दिया, फॉर एग्जांपल पर्सनल पर्पस के लिए दिया, इट इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट। बिजनेस एंटिटी को दिया है जिसका प्रीवियस प्रीवियस ईयर टर्नओवर इज अप टू द थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब रजिस्ट्रेशन का थ्रेशोल्ड लिमिट। ओके, देन इफ इट इज, एक सेकेंड, अगर प्रीवियस ईयर का थ्रेशोल्ड, सॉरी प्रीवियस ईयर का टर्नओवर इज, प्रीवियस ईयर का टर्नओवर अगर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा होगा, थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा होगा, देन इन दैट केस जीएसटी उस पर एप्लीकेबल होने वाला। फॉर एग्जांपल थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है रजिस्ट्रेशन का, 20 लाख रुपया, मेरा लास्ट ईयर का टर्नओवर कितना था, 30 लाख रुपया। देन इन दैट केस जो भी लीगल सर्विस सीनियर एडवोकेट ने दिया है ये बिजनेस एंटिटी को, जो बड़ा बिजनेस एंटिटी है, मतलब फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, कंपनी का लास्ट ईयर का टर्नओवर इज 30 lakhs, बराबर। मैं एडवोकेट हूं, मैंने ऐसे कंपनी को सर्विस दिया है लीगल सर्विस जो बड़ा एंटिटी है, मतलब जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर हैज एक्सीडेड द लिमिट, देन इन दैट केस मेरा जो लीगल सर्विस होगा उस पर जीएसटी लग जाएगा। और अगर वही थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं क्रॉस करता होगा, अगर टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं करता होगा, तो जो भी लीगल सर्विस सीनियर एडवोकेट ने दिया है वो एंटिटी को, इट इज गोइंग टू बी व्हाट, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। प्लीज एक चीज समझना, इधर जो जीएसटी लगता है ना, वो लगता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर। अगर एक सीनियर एडवोकेट ने एक बड़े एंटिटी को सर्विस दिया है, वो जीएसटी लगता है, और वो लगता है आरसीएम के अंदर, करेक्ट। सीनियर एडवोकेट एक नॉर्मल एडवोकेट को या फर्म ऑफ एडवोकेट का सर्विस देता है, तो वो टैक्सेबल होगा क्या, तो डिपेंड करेगा कि वो एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट का लास्ट ईयर का टर्नओवर कितना है। इफ इट इज मोर देन द रजिस्ट्रेशन टर्नओवर, देन इन दैट केस उस पर जीएसटी लगेगा। और लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस विल बी टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और अगर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट अगर रजिस्ट्रेशन टर्नओवर लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा है उसका टर्नओवर, देन इन दैट केस इट इज गोइंग टू बी व्हाट, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। सो याद रखना, लीगल सर्विसेज में कभी भी जिधर जिधर जीएसटी लगता है, उधर तो जो जो भी जीएसटी लगता है वो आरसीएम के अंदर लगता है, ये चीज मत भूलना, ठीक है। एडवोकेट का भी सेम सीन है। देखो एडवोकेट के केस में एडवोकेट ने सर्विस दिया गवर्नमेंट को, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। एडवोकेट ने सर्विस दिया अदर देन बिजनेस एंटिटी को, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। एडवोकेट ने सर्विस दिया ऐसे बिजनेस एंटिटी को जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर इज मोर देन द लिमिट, देन इन दैट केस उस पर जीएसटी लगेगा, वो भी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और अगर ऐसे बिजनेस एंटिटी को सर्विस दिया है जिसका टर्नओवर इज लेस देन द लिमिट, देन इन दैट केस वो एंटिटी छोटी एंटिटी है, तो जो भी लीगल सर्विस उनको देंगे वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अभी एडवोकेट जब भी एडवोकेट इन फॉर्म ऑफ एडवोकेट का सर्विस देता है, तभी हम लोग थ्रेशोल्ड लिमिट उनका नहीं देखेंगे, उधर क्या है, हमेशा क्या माना जाएगा, वो एग्जेम्प्ट माना जाएगा, ठीक है, ओके। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इज बेसिकली आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट। तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने ये तीनों केसेस में सर्विस दिया तो सेम ट्रीटमेंट आएगा। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट में हम लोग एक पर्सन आइडेंटिफाई करते हैं, उनके पास जाते हैं और हमारा केस जो है वो रिजॉल्व करने का ट्राई करते हैं, जिसमें एडवोकेट्स इन्वॉल्व नहीं होते।
करेक्ट है? तो वो होता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। इन्होंने सर्विस दिया है गवर्नमेंट को अदर देन बिजनेस, तो सब कुछ सेम आएगा इसमें। बट उन्होंने आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने एडवोकेट को सर्विस दिया, हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता, बिकॉज़ ये इस पूरे सिचुएशन में कभी एडवोकेट्स आते ही नहीं है, बिकॉज़ इट इज़ आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट जिसमें एडवोकेट्स विल नॉट इंटरफियर ओनली। जो 2 के लोग हैं वो ही जाके केस लड़ते हैं। ठीक है? ओके। परफॉर्मेंस बाय एन आर्टिस्ट, एवरीबॉडी नोज़ दैट ब्रांड एम्बेसडर होगा तो इट इज़ टैक्सेबल, बट अगर नॉर्मल अगर होगा मतलब सर्विसेज बाय एन आर्टिस्ट by way of performance in folk or classical art forms of music, dance, theater, if the consideration is up to 1,50,000, it is going to be what? Exempt from tax. Services by admission to various events. Services by way of admission to a museum, national park, wildlife sanctuary, tiger reserve, zoo, इसमें कुछ भी लिमिट नहीं है. It is always and always exempt from tax. बट अगर मैंने बात किया थिएट्रिकल परफॉर्मेंस देखने जाना है, ड्रामा देखने जाना है, अवार्ड फंक्शन देखने जाना है, अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट देखने जाना है, वो सब कुछ है, इस पे एग्जामेशन मिलेगा ओनली इफ द टिकट पर पर्सन इज अप टू 500 पर पर्सन. टिकट सिर्फ कितना है? 500. अगर कोल्ड प्ले का तुम लोगों को टिकट मिलता है जिसपे सिर्फ 500 रुपए टिकट है, देन इन दैट केस उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, बट इसके ऊपर जो होगा वो जीएसटी लग जाएगा, सब पे, पूरे पे. बाद में आता है सर्विसेज बाय अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और नॉन प्रॉफिट एंटिटी. याद रखना, अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी मतलब कौन सा? कोऑपरेटिव सोसाइटी होगा, उन्होंने सर्विस दिया तो वो एग्जेम्प्ट हो जाता है अगर पर मंथ जो रेंट चार्ज करते हैं मेंटेनेंस का, दैट इज अप टू 7,500 पर मंथ पर मेंबर. एकदम बराबर है, तो ही वो क्या हो जाएगा? एग्जाम्प्ट हो जाएगा, अदरवाइज वो टैक्सेबल हो जाएगा. सर व्हाट इफ पर मंथ जो चार्ज होता है वो 8,000 रुपीज चार्ज होता है? अगर वो 8,000 रुपीज पर मंथ चार्ज होता है तो हम लोग क्या करेंगे? एंटायरली 8,000 रुपीज पर मंथ टैक्सेबल करेंगे, नॉट 500 टैक्सेबल, नहीं, एंटायर 8,000 विल बी टैक्सेबल. परफेक्ट है. अगर ऐसा कोई रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होगा जिनका टर्नओवर ही 20 लाख से कम है और वो मोर देन 7,500 मेंबर मतलब रेंट चार्ज कर रहा है, कि भाई एक बात समझो, अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का ही टर्नओवर 20 लाख क्रॉस नहीं हो रहा है, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक द रजिस्ट्रेशन. इफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक द रजिस्ट्रेशन, कैन आई से वो कुछ भी चार्ज करे उस पर जीएसटी कैसे कैसे लगेगा? करेक्ट है. तो ऐसा कौन सा आरडब्ल्यू है जिसका टर्नओवर इज लेस देन 20 lakhs, वो अगर मोर देन 7,500 चार्ज करता है, वो भी क्या होने वाला है? एग्जाम्प्ट होने वाला है. तो ये चीज प्लीज याद रखना. इलेक्ट्रिसिटी बिल अमाउंट कलेक्टेड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑन बिहाफ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करता है? बिल लेता है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से सब मेंबर्स का, मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, पैसा मेंबर से लेता है और इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट यूटिलिटी को दे देता है, कंपनी को. तो इसमें जो कोऑपरेटिव सोसाइटी ने पैसा लिया वो खुद के लिए था क्या? नहीं. योर कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एक्टिंग लाइक अ प्योर एजेंट, और इसके वजह से उस पर भी क्या लग जाएगा? जीएसटी नहीं लगेगा. अभी अदर एग्जाम सर्विसेज है, प्लीज समझो इसमें. सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन फॉर यूज एज रेजिडेंस, इट इज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. मैं तुम लोगों को एक छोटा सा चार्ट बना के देता हूं. अगर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दिया है, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दिया है टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. अगर यही चीज एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया है, इट इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. अंडरस्टैंडिंग. अभी अगर कौन सा भी कौन सा भी रेजिडेंशियल ड्वेलिंग नहीं है, और या मे बी वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए नहीं दिया है, मतलब अदर अदर केस, अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दिया होगा तो वो टैक्सेबल है, बट दैट इज अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. और अगर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया होगा, वो भी टैक्सेबल है, दैट इज अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. अगर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दिया होगा, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दिया होगा, तो ही क्या हो जाएगा वो? मतलब ये दोनों पॉइंट्स एप्लीकेबल हो जाएंगे. एक मिनट, इधर क्या हुआ है? इधर लिखा नहीं जा रहा है, एक मिनट रुको. राइट. देखो, अगर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दिया हो तो ही ये पॉइंट इधर आ जाएगा. बट अगर अदर केस हो, मतलब वो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग ना हो, या फिर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग हो पर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए ना दिया हो, तो ये पॉइंट आ जाएगा. इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. राइट. ओके. पॉइंट नंबर 93. पॉइंट नंबर 94 देखते हैं. सर्विसेज बाय एन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी सच एज
एप्लीकेशन फी फॉर रिलीजिंग द कनेक्शन, इस पे जीएसटी लग जाएगा। रेंटल चार्जेस अगेंस्ट मीटरिंग इक्विपमेंट्स, जीएसटी लग जाएगा। टेस्टिंग फी फॉर मीटर्स लग जाएगा। लेबर चार्जेस फ्रॉम कस्टमर्स फॉर शिफ्टिंग द मीटर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जीएसटी लग जाएगा। कुछ भी अगर डुप्लीकेट बिल चार्ज किया होगा उस पे भी जीएसटी लग जाएगा। सो दिस इज योर पॉइंट नंबर 94। बराबर। 95 पे आते हैं, सर्विसेज इन रिलेशन टू स्पोर्ट्स बाय इंडिविजुअल सच एज सिलेक्टर्स, कमेंटेटर्स, क्यूरेटर्स, टेक्निकल एक्सपर्ट्स एक्सेट्रा। कभी भी याद रखना, अगर कोई भी सिलेक्टर, कमेंटेटर, क्यूरेटर और टेक्निकल एक्सपर्ट अगर होगा, तो वो जो लोग एसी में बैठते हैं ना, ऊपर एसी में बैठता है ना, इट इज गोइंग टू बी व्हाट, टैक्सेबल। बट अगर जो ऑन द फील्ड होता है ना, वो क्या होने वाला है, एग्जेम्प्ट होने वाला है। मतलब अगर रेफरी होगा, मैनेजर होगा, प्लेयर होगा, बाद में अंपायर होगा, ये सब लोग किधर आ जाएंगे, एग्जेम्प्ट में आ जाएंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 95 डन। 96, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ अ गोइंग कंसर्न एज अ होल और एन इंडिपेंडेंट पार्ट देयर ऑफ। मतलब जब भी धंधा गोइंग कंसर्न करके बेचा जाता है, तभी धंधा बंद करके असेट्स ट्रांसफर नहीं कर रहा हूं, मैं धंधा से धंधा बेच रहा हूं। जब भी मैं धंधा से धंधा बेचता हूं ना, इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या, ऑलवेज एंड ऑलवेज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, राइट। सप्लाई ऑफ सर्विसेज एसोसिएटेड विद ट्रांजिट कार्गो टू नेपाल एंड भूटान। अगर उनको ट्रांजिट कार्गो मतलब क्या, नेपाल भूटान के पास सी रूट नहीं है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, राइट। तो इसकी वजह से वो पहले हमारे कंट्री में आते हैं और उसके बाद वो बाय रोड चीजें भेजी जाती है टू नेपाल एंड भूटान। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस है ना, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सर्विस बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर, मतलब मैंने कुछ मोटर व्हीकल्स हायर पे दे रहा हूं, इधर क्वेश्चन आता ही आता है, प्लीज इस पे ध्यान देना। इंपॉर्टेंट 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 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑन दिस। मैंने क्या हायर पे दिया है, मैंने मोटर व्हीकल हायर पे दिया है। किसको मोटर व्हीकल हायर पे दिया है, तो वो स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को दिया है। तुम लोगों को एग्जाम में स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग छोड़ के बाकी सब कुछ बताया जाएगा, बट नहीं, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इट इज अ स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग जिनको मोटर व्हीकल दिया है टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर्स। ठीक है, पॉइंट वन। पॉइंट नंबर टू, मैंने लोकल अथॉरिटी को रेंट पे दिया है एन इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल, ईवी बेसिकली, टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर्स। ठीक है, उसके बाद जीटीए को व्हीकल दिया है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। एंड ऐसा मोटर व्हीकल दिया है एक पर्सन को, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन को, एक ये पर्सन है, इसको मैंने मोटर व्हीकल दे दिया और इससे मैं क्या लेता हूं, रेंट लेता हूं। बराबर है। ये पर्सन ये मोटर व्हीकल के साथ क्या करता है, अगर ये पर्सन ये मोटर व्हीकल को रेंट पे देता है टू स्कूल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ, तो ये सर्विस जो है ना, ये सर्विस तो एग्जेम्प्ट है ही, बट ऑटोमेटिकली ये सर्विस भी क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग। तो यही बोला है कि अगर मैंने ऐसे बंदे को रेंट पे दिया, वो जो आगे स्कूल्स को रेंट पे दे रहा है, देन इन दैट केस ये तो ऑटोमेटिकली एग्जाम्प्ट है ही एजुकेशन के पॉइंट पे देखा, बट ये जो पॉइंट है ना, ये भी क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। दिस इज योर पॉइंट नंबर डी। 99th पॉइंट, सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सेस टू अ रोड और अ ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ टोल चार्जेस। टोल चार्जेस पे जीएसटी नहीं लगेगा, बेसिक बेसिक चीज है। ओवरलोडिंग चार्जेस एट टोल प्लाजाज, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। एडिशनल टोल फीस कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ हायर टोल चार्जेस फ्रॉम व्हीकल नॉट हैविंग अ फास्टैग। अगर फास्टैग नहीं होगा तो एडिशनल डबल चार्जेस लिए जाते हैं, उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज बेसिक टोल पे ही जीएसटी नहीं लगता। उसके बाद ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी। सर ऊपर कुछ देखा था ना, नहीं, वो ऊपर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन का सर्विस नहीं था, बाकी चीजों का सर्विस था। नीचे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करने का सर्विस है ना, तो वो क्या होता है, उस पर जीएसटी नहीं लगता है। अंडरस्टैंड द डिफरेंस। उसके बाद देखो थोड़े से पॉइंट बाकी है, एक तीन चार पॉइंट्स ही है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन इनक्यूबेटी to a total turnover of 50 lakhs, up to a total turnover of 50 lakhs। एक मिनट, what is incubati, प्लीज समझो इधर। एक एसईजेड कैसे होता है, एसईजेड वैसे एक टेक्नोलॉजी पार्क होता है, टेक्नोलॉजी पार्क। और इसको टेक्नोलॉजी पार्क एसईजेड के अंदर लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी पार्क के अंदर टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेसेस होते हैं और उसको बोलते हैं इनक्यूबेटर। बराबर। एसईजेड डेवलपर कैसे होता है वैसा, और उसके अंदर जो ऑफिसेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इनक्यूबेटी। वो अंदर के ऑफिसर्स को क्या बोलेंगे, इनक्यूबेटी बोलेंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इनक्यूबेटी अप टू द टर्नओवर ऑफ 50 lakhs। अगर उसका टर्नओवर इज अप टू 50 lakhs इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो उसको जीएसटी लगाने का कुछ भी जरूरत नहीं है।
बट उसके पीछे कुछ कंडीशंस है। कंडीशन नंबर 1 देखो क्या है। कंडीशन नंबर 1 में सबसे पहली बात की है, दैट इज टोटल टर्नओवर हैड नॉट एक्सीडेड 50 lakhs ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब अगर इनक्यूबेटी को जीएसटी चार्ज नहीं करना है 50 lakhs तक, ऊपर तो देख लिया, तो मेरा ये साल का टर्नओवर तो 50 lakhs के नीचे होना चाहिए। मेरा लास्ट ईयर का टर्नओवर भी शुड बी अप टू 50 lakhs, मतलब ये साल भी अप टू 50 lakhs, लास्ट ईयर भी अप टू 50 lakhs होना चाहिए। एंड द पीरियड ऑफ 3 years हैज नॉट elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ एंटरिंग इनटू एन अग्रीमेंट एज एन इनक्यूबेटी। मतलब बेसिकली ये जो इनक्यूबेटी है उसको 3 साल तक एग्जेम्पशन दिया जाएगा, बराबर है। उसमें और 3 कंडीशंस है, 3 साल तक एग्जेम्पशन मिलेगा। ये साल में 50 lakhs के अप टू 50 lakhs होना चाहिए टर्नओवर, और लास्ट ईयर में भी अप टू 50 lakhs होना चाहिए टर्नओवर। अगर ऐसा हुआ तो फर्स्ट ईयर में ही मेरा टर्नओवर क्रॉस हो गया 50 lakhs, तो मुझे ये एग्जामेशन मेरा चला गया। मेरा सेकंड ईयर में ही अगर एग्जामेशन टर्नओवर क्रॉस हुआ तो सेकंड ईयर में मेरा एग्जामेशन चला गया। मैं उसके बाद एवरी टाइम मुझे क्या करना पड़ेगा, जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। जो इनक्यूबेटर सर्विस देता है ना, इनक्यूबेटर वो भी क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। लिखा नहीं है पर याद रखना, ये सर्विस देता है वो भी क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। ठीक। सर्विसेज बाय एन ऑर्गेनाइजर, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज इंपॉर्टेंट समहाउ, प्लीज ध्यान देना इस पे। एक ऑर्गेनाइजर है और वो बाहर इवेंट ये करता है, अरेंज करता है। दुबई में फॉर एग्जांपल एक इवेंट है एग्जीबिशन का। मैं तुम लोगों को बोला कि भाई मैं जो है दुबई में इवेंट रखा है, मेरे पास काफी सारे स्टॉल्स हैं। इफ यू वांट सम स्टॉल्स देन लेट मी नो। तेरा धंधा ही गोल्ड का है। यू केम टू मी एंड टोल्ड मी, क्या ठीक है मुझे एक स्टॉल चाहिए, तो मैंने तुम लोगों को उधर स्टॉल का सर्विस दिया, राइट। तो कैन आई से दिस इज अ सर्विस बाय एन ऑर्गेनाइजर to a person in respect of business exhibition held outside India, then in that case it will not be taxable. It will be what? Exempt from tax. Understanding? EGPG. Okay. उसके बाद टूर ऑपरेटर सर्विस, एकदम सिंपल। टूर ऑपरेटर सर्विस एक चीज ध्यान रखना, अगर टूर ऑपरेटर सर्विस है तो इंडिया में टूर अरेंज करके दिया है, फुल्ली टैक्सेबल। टूर ऑपरेटर ने फुल्ली आउटसाइड इंडिया अरेंज करके दिया है तो फुल्ली एग्जेप्ट। बट अगर वो टूर ऑपरेटर इंडिया का है और वो टूर ऑपरेटर ने थोड़ा इंडिया में सर्विस दिया, मतलब एक ये दिया क्या क्या बोलते हैं उसको, एक आइटिनरी दिया जिसमें इंडिया में 2 दिन है और दुबई में 3 दिन है, तो जितना दुबई का प्रोपोर्शन है ना उतना एग्जाम्प्ट हो जाएगा और इंडिया का प्रोपोर्शन टैक्सेबल हो जाएगा, एकदम बराबर। द क्वेश्चन कम्स कि सर हाउ टू आइडेंटिफाई कि हाउ मच अमाउंट इज एग्जेम्प्ट एंड हाउ मच अमाउंट इज टैक्सेबल। देखो प्रॉब्लम यही आता है ना, जब भी सिंगल कंसिडरेशन इज चार्ज फॉर मल्टीपल सप्लाईज, मतलब जो आउटसाइड इंडिया भी है और इन इंडिया भी है। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, तुम लोगों ने किसको सर्विस दिया है, एक फॉरेन टूरिस्ट को सर्विस दिया है। फॉर व्हाट? पार्टली इन इंडिया पार्टली आउटसाइड इंडिया, इसका सर्विस है टूर ऑपरेटर का, बराबर है। तो वैल्यू टू द एक्सटेंट ऑफ वैल्यू ऑफ टूर ऑपरेटर सर्विस विच परफॉर्म्ड आउटसाइड इंडिया एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पर कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? सो एक काम करो, टोटल कंसिडरेशन ले लो इनटू नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे आउटसाइड इंडिया, बराबर ना, उसका प्रोपोर्शन निकालना है अपने को, और अपॉन सॉरी टोटल स्टे। अगर आउटसाइड इंडिया 3 days है आउट ऑफ 5 days, तो जितना भी कंसिडरेशन चार्ज किया इंटू 3/5, करेक्ट है दिस पॉइंट। और जितना कंसिडरेशन किया इसका 1/2, मतलब हाफ, जितना भी कंसिडरेशन उसका हाफ, विच एवर इज लोअर का मुझे क्या मिल जाएगा, एग्जाम्पशन मिल जाएगा। एकदम मस्त। ये तेरा पॉइंट कवर हो गया 105 में। उसके बाद इसमें और एक पॉइंट है दोस्तों, इसमें मैं तुम लोगों को और एक चीज बताता हूँ कि हाउ टू आइडेंटिफाई नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे। अगर तुम लोग वो कंट्री में 12 घंटे से ज्यादा हो, 12 आवर्स से ज्यादा वो कंट्री में हो, तो वो कंट्री को पूरा हम तुम लोग 1 डे कंसिडर करोगे। बट अगर एक कंट्री में तुम लोग अप टू 12 आवर्स हो, तो उसको तुम लोग 0.5 डे कंसिडर करोगे, मतलब तुम लोग हाफ डे वो कंट्री में थे, ऐसे तुम लोग क्या करोगे, कंसिडर कर लोगे, करेक्ट है। और फॉरेन टूरिस्ट मतलब क्या, जो इंडिया में 6 महीने से ज्यादा नहीं है, उसको बोलते हैं फॉरेन टूरिस्ट। ठीक है। लास्ट पॉइंट फॉर टुडे, दैट इज सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी बाय an individual as a player, referee, umpire, coach, team manager for participation in a sporting event organized by recognized sports body। ये क्या होता है दोस्त, एग्जाम्प्ट हो जाता है। मैंने बोला था अगर कोई भी, अगर वो ये होगा अपना
कौन बोला था आपने? हाँ, टेक्निकल एक्सपर्ट होगा या क्यूरेटर होगा या मे बी कमेंटेटर होगा, दोस्तों हमेशा वो क्या होने वाला है? टैक्सेबल होने वाला है। पर ये अगर मैं बोला था ना नीचे जो ग्राउंड पे खेलने वाले लोग हैं ना, उस पे क्या क्या होता है? एग्ज़म्पशन मिल जाता है। और अगर एक रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी ने दूसरे रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस दिया, मतलब एक रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी ने दूसरे रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस दिया, तो वो भी क्या होने वाला है? एग्ज़ेम्प्ट होने वाला है। And these are your 106 entries which we discussed within some 50 odd minutes, right? तो 50 मिनट्स में हम लोग ने exemptions का पूरा almost मतलब 99% of your exemption is covered in this particular list. I hope that this entire video was helpful. I hope that this entire video helped you to recollect the points in the quickest manner. जो हम लोग घंटे-घंटे लगाते हैं पूरा एग्जाम्पशंस याद कराने के लिए। तुम लोगों को मैंने सिर्फ एग्जाम्पशन नहीं सिखाया, उसके रिलेटेड क्या-क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो भी तुम लोगों के सामने उसके एडजस्टमेंट्स मैंने लिख दिए हैं। सो आई होप दैट दिस एंटायर वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू एंड इफ येस और अगर आपको थोड़ा-सा भी लगा होगा कि भाई अमित भाई ने थोड़ी तो मेहनत ली है, देन इन दैट केस प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कैसे लगा आपको। और अदरवाइज एक थैंक यू भैया तो हो ही सकता है, राइट? आई होप दैट दिस इज हेल्पफुल। इसका फाइनल वर्जन ऑफ पीडीएफ थोड़ा जो चेंजेस थे वो चेंजेस करके आई विल पुट द फाइनल वर्जन ऑन माय टेलीग्राम ग्रुप। प्लीज एक बार मेरे टेलीग्राम पे एक्टिव रहना, काफी सारी चीजें अभी होने वाली है, तो आपको अब आप अपडेटेड रहने बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, दिस इज अमित महाजन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर, बाय बाय।